करीब 2.25 साल में देश के 11 राज्यों में चुनाव होंगे और इन राज्यों में चुनाव आयोग नए मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर नसीम जैदी के नेतृत्व में चुनाव कराएगा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए नए मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर नसीम जैदी हैं। सर, समय में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या चुनौतियां और प्राथमिकताएं होंगी? चुनाव आयोग के सामने अगले 2 सालों के समय में 11 राज्यों का चुनाव कराना है और हमारी सबसे बड़ी चुनौती जो रही है और रहेगी वो है कि हम सभी राज्यों के चुनाव बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराएं और एक ऐसे मतदाता सूची को लेकर के कराएं जो सभी एलिजिबल वोटर्स को इलेक्टोरल रोल में रहें और इनएलिजिबल को हटाएं। तो एक तो ये हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी हमारे सामने चुनौती जो है वो देश के विभिन्न राज्यों में उनके पुराने वोटिंग परसेंटेजेस को ध्यान में रखते हुए हायर पार्टिसिपेशन और साथ में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के इंक्लूसिवनेस को ध्यान में रखते हुए कराना एक ही सबसे बड़ी नंबर 2 चुनौती हमारे सामने रहेगी। और तीसरी चुनौती जो है वो धन के दुरुपयोग की है, क्योंकि जहां तक मसल पावर की बात है वो तो हम नियंत्रित कर पाए हैं, लेकिन मसल पावर के अलावा मनी पावर के दुरुपयोग के बारे में हम चिंतित हैं, जो विभिन्न तरीकों से दिखाई देती है, चाहे वो वोटर को रिश्वत देने की बात हो, वोटर को गिफ्ट देने की बात हो, या लिकर डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, या पेड न्यूज की बात हो। तो ये हमारी तीसरी बड़ी चुनौती आयोग के सामने है। आमतौर पे जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो राज्यों के चुनावों को या तो क्वार्टर फाइनल के तौर पे या सेमीफाइनल के तौर पे देखा जाता है। क्या चुनाव आयोग के लिए भी ये स्थिति होती है? क्या आप लोग भी राज्यों के चुनाव को क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल के तौर पे देखते हैं? देखिए, चुनाव आयोग तो एक संवैधानिक संस्था होने के नाते एक निरंतरता है, एक कमीशन से दूसरे कमीशन में एक निरंतरता है और इसी तरीके से आयोग के सामने तो जो चुनाव होते हैं वो उसी कंटिन्यूटी में व्यू किए जाते हैं। तो हम ऐसा नहीं समझते हैं कि हमारे लिए कोई क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल या फाइनल है। हमारे लिए सारे राज्यों के चुनाव फाइनल ही होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सर बिहार के चुनाव की, क्योंकि बिहार जो चुनाव है वो मदर ऑफ ऑल इलेक्शन कहा जाता है। तो बिहार में आपके चैलेंजेस क्या होंगे? क्या सितंबर अक्टूबर में आप चुनाव तिथियों की घोषणा करेंगे और कई चरणों में वहां मतदान कराए जाएंगे? आपके प्रश्न का जो दूसरा भाग है, जो बिहार के शेड्यूलिंग से संबंधित है, उसका जवाब मैं आपको पहले देना चाहूंगा। चुनाव आयोग ने वहां पर मतदाता सूची का एक स्पेशल समरी रिवीजन 15 मई को शुरू किया है और इस प्रोसेस के माध्यम से हम 31 जुलाई को फाइनल मतदाता सूची पब्लिश करेंगे। एक फैक्टर। दूसरा, बिहार की असेंबली का टर्म 29 नवंबर तक है। दूसरा फैक्टर, उससे पहले हमें गठित करना है। तीसरा, हमें वहां के मानसून, फ्लड्स, रेन्स, इसका ध्यान रखना है। फिर हमें वहां के फेस्टिवल्स, बिहार में बहुत फेस्टिवल्स होते हैं और इस पीरियड में काफी संख्या में फेस्टिवल्स हैं, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हमें पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्ट भी करना पड़ेगा एक औपचारिक तौर पर, और इसके अलावा पुराने उदाहरण ध्यान में रखने पड़ेंगे कि पिछले सालों में किन किन अवधियों में चुनाव हुए थे। इन सब को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग एक उपयुक्त समय पर अपनी समय सारणी, डेट्स, फेजेस तय करेंगे। अभी उस पर हम टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। लेकिन सितंबर अक्टूबर में ही चुनाव कराए जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि जब हमारी मतदाता सूची 31 जुलाई को पब्लिश हो जाएगी। समय सीमा आपने बताई नवंबर की, आपको 29 नवंबर से पहले चुनाव कराने हैं। आप सरकार के गठन के लिए और विधानसभा के गठन के लिए भी समय देंगे, तो सितंबर और अक्टूबर का समय जो है उसी बीच में जो है बिहार में विधानसभा के चुनाव जो है या तो घोषणा या मतदान की तिथि होगी। उचित ये रहेगा कि हम इस स्टेज पर यह कहें कि हम विधानसभा बिहार का गठन उसकी निर्धारित तिथि से पूर्व में करेंगे और शेड्यूलिंग और जो मैंने बहुत सारे फैक्टर्स बताए हैं उनको ध्यान में रखते हुए करेंगे। किसी भी महीने का या किसी भी डेट्स का या एग्जैक्ट शेड्यूलिंग का इस समय बता पाना थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं होगा। लेकिन ये तो हो सकता है कि मल्टी फेजेज इलेक्शन होंगे, क्योंकि बिहार में ये संभव नहीं हो पाएगा कि आप एक चरण में चुनाव कराए जाएंगे। तो ये तो लगभग तय है अगर पुराने अनुभवों को देखें तो। ये बात आप सही कह रहे हैं कि चूंकि हमारा तो मुख्य उद्देश्य है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो,
पुराने प्रेसिडेंट्स हैं कि जहां पे एक से ज्यादा चरण में चुनाव बिहार में किए हैं। ये मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं कि बिहार में चुनाव तो मल्टी फेजेज में होगा। अब वो कितने होंगे उसको अभी हम कमेंट नहीं कर सकते। सर, जब ये खबर आई कि बिहार में सितंबर और अक्टूबर में जो है मतदान की तिथियों की घोषणा की जा सकती है या मतदान की तिथियां उन्हीं महीनों में होंगी, तो कई राजनीतिक दलों ने यह सवाल उठाया है कि सितंबर में उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति होती है, अक्टूबर में कई त्योहार होते हैं, दशहरे का त्योहार होता है, इसके अलावा दीपावली का त्योहार होता है, छठ का त्योहार होता है, तो इन सारी स्थितियों से आप लोग कैसे निपटेंगे? क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने इस पर चिंता जाहिर की है। ये बात आप सही कह रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कि चुनाव आयोग जब कोई समय सारणी तय करते हैं तो विभिन्न राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करते हैं, और वो मैंने कहा कि वो औपचारिक विचार विमर्श हम करेंगे। दूसरा यह है कि पिछले जब जब चुनाव हुए हैं बिहार में तब यही समय था लगभग चुनाव का, जिसमें मानसून भी आते हैं, रेन्स भी आती हैं, फ्लड्स भी आते हैं, फेस्टिवल्स की भरमार होती है। तो चुनाव आयोग की प्लानिंग की एक ये खूबी है कि वो इन्हीं सब व्यस्तताओं और इन सब दैविक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा समय सारणी बनाते हैं जिसमें चुनाव को हम शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, लोगों के पूरी प्रक्रिया में पार्टिसिपेशन को ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित करते हुए एक समय सारणी बना सकें, और वो इस साल भी हम बनाएंगे। यानी जो राजनीतिक पार्टियों ने चिंता जाहिर की उसका समाधान चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा। हम उनके द्वारा जो फीडबैक दिया गया है उसको बिल्कुल विचार करेंगे, समावेशित करेंगे। आपको लगता है सर कि बिहार में अगर आपने सफल चुनाव करा लिया, तो बिहार में अगर आप सफल चुनाव करा लेते तो माना जाता है कि देश के किसी हिस्से में सफल चुनाव करा लेंगे, ये आप भी मानते हैं? क्योंकि 2005 के चुनाव का, 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव का 2 चुनाव हुए थे, दोनों चुनाव का भारतीय चुनावों के इतिहास में उदाहरण दिया जाता है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि हम हर चुनाव को स्टैंड अलोन तरीके से डील करते हैं, और हर चुनाव हमारे लिए फाइनल है, और हमारे लिए जो मापदंड है वो ये है कि जो चुनाव हमने कराया उसको हमारे सारे स्टेक होल्डर्स, वोटर्स, वहां के लोग, वहां की पॉलिटिकल पार्टीज ये माने कि ये विश्वसनीय चुनाव थे। इस चुनाव में सभी लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिली, अवसर मिले अपना वोट डालने के लिए, वो हमारे लिए एक सफलता का मापदंड होता है, और यही हम बिहार के चुनाव में एक उद्देश्य बना करके चल रहे हैं। लेकिन 11 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है उसमें कुछ राज्य हैं जो खास होते हैं, ये आप इनकार नहीं कर सकते, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो। तो आपके लिए इन 11 राज्यों में चुनौतियां कहां कहां अधिक होंगी? देखिए, चुनौतियां हर जगह की अपनी अपनी समस्याएं हैं। आसाम, पश्चिमी बंगाल और बिहार तो इस वर्ष शामिल है ही, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु और केरल। मैं समझता हूं कि ये चुनाव चूंकि बड़े चुनाव भी हैं, उनके यहाँ विशेष प्रकार की समस्याएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये ज्यादा चुनौतीपूर्वक है। इन जिनके नाम आपने लिए 5-6 ज्यादा चुनौतीपूर्ण होंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में जनता परिवार की जो पार्टियां हैं उनके विलय की बात हो रही है कि वो चुनाव जो है मर्जर करके चुनाव लड़ेंगे। औपचारिक तौर पे विलय होता है कि नहीं ये तो राजनीतिक पार्टियों का काम है, लेकिन अगर वो विलय के लिए तैयार हो जाते बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, और अगर कोई आरजेडी का चुनाव चिन्ह आपसे कोई मांगता है या समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह मांगता है, अगर विलय के बाद उन्हें आप दूसरा चुनाव चिन्ह देते हैं, तो क्या वो चुनाव चिन्ह दूसरे पार्टियों को दिया जा सकता है अगर कोई नई पार्टी बनाता है या दूसरे लोग दावा करते हैं उस पर? तो देखिए, अभी तक हमारे पास मर्जर का या विलय का औपचारिक प्रस्ताव नहीं है जी। तो उस प्रस्ताव की क्या स्थिति है उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। वो एक राजनीतिक मसला है जिसमें आयोग का कोई लेना देना नहीं है। जहां तक मर्जर के प्रपोजल्स को हैंडल करने की बात है, उसके लिए आयोग के पास पूर्व के बहुत सारे दृष्टांत उपलब्ध हैं जिनमें इन्हीं विषयों को डील किया गया है, और कैसे उसका नाम, उसका सिंबल वगैरह वगैरह के बारे में आयोग ने डील किया है। अगर कोई औपचारिक प्रस्ताव आएगा तो उसको देख करके और पुराने दृष्टांत को ध्यान में रखते हुए जो एक मोटे मोटे तौर पर आयोग की नीति रहती है उसके आधार पर उसका निस्तारण करें। लेकिन आमतौर पर सर नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि अगर चुनाव चिन्ह पहले से दूसरी पार्टी के पास है और मर्जर के बाद 2-3 पार्टियां मिलती हैं तो उस चुनाव चिन्ह को आप लोग फ्रीज कर देते हैं। देखिए, ये सब कुछ उस औपचारिक प्रस्ताव की आउटलाइन पर डिपेंड करेगा,
और इस समय उस पर हम कोई टिप्पणी करना मुनासिब नहीं समझते। जब आपने कार्यभार संभाला तो पहले दिन काफी स्ट्रिक्टनेस का माहौल दिखा चुनाव आयोग के अंदर। 7 स्टोरीड बिल्डिंग में आप हर कमरे में गए, एक माहौल बनाने की कोशिश की, आप स्ट्रिक्ट होकर काम कीजिए, एक अच्छे माहौल में काम कीजिए। आपने स्थिति भी देखे, क्या बाहर भी स्ट्रिक्टनेस लाएंगे? क्योंकि चुनाव आयोग के बारे में बार बार कई बार राजनीतिक पार्टियों के नेता जो है आमने सामने की स्थिति पैदा हो जाते हैं चुनाव आयोग के साथ, बाहर भी वो कड़ा प्रशासन देने की कोशिश करेंगे चुनाव के दौरान। ये सही है कि हम अपने चुनाव आयोग में मुख्यालय पर अपने सहयोगियों, अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं और उनको अनुशासन तरीके से अपने कामकाज को अच्छे तरीके से निपटाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनको एनकरेज कर रहे हैं। चुनाव आयोग पहले भी और चुनाव आयोग वर्तमान में भी, और मैं कहूंगा कि भविष्य में जितने भी हमारे पास चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर से बाहर यानी कि फील्ड में जो मामले हमारे पास उल्लंघन के आएंगे, चाहे वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के हों या हमारे सब्सटेंटिव लॉज के वायलेशंस के हों या दोनों के मिले जुले हों, उस पर मैं कह सकता हूं कि आयोग अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे पास शक्ति अवेलेबल है उसका हम कड़ाई से पालन कराएंगे। फैसलों में जल्दीबाजी होगी? जो महत्वपूर्ण फैसले होते, चाहे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर हो या किसी पर कार्रवाई करने की हो या राजनीतिक पार्टियों के चुनाव के दौरान जो शिकायतें होते उस पर फैसला लेने की हो, इन सब में आप तेजी लाएंगे? देखिए, जहां तक चुनाव की समय सारणी की बात है, चूंकि एक बड़ा निश्चित समय सारणी में ही हमें सारे काम निपटाने होते हैं, इसलिए उन सभी इश्यूज का टाइमली डिस्पोजल करना, उसी अवधि में डिस्पोजल करना ताकि उसका असर भी पड़े, चुनाव शांतिपूर्वक भी चले, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि उन सब पर समय से फैसले हों। सर, लोकसभा चुनाव के बाद 3 पार्टियां जो हैं आंकड़ों के लिहाज से जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा होने के लिए उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देती हैं, 3 पार्टियों की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अब तक खत्म हो जाना चाहिए था। 1 साल लोकसभा चुनाव को होने को है, अब तक चुनाव आयोग की तरफ से उस मामले पर कोई फैसला नहीं लिया गया, काफी समय बीत गया। देखिए, उन कुछ पार्टियों का मान्यता या अलॉटमेंट ऑफ सिंबल की जहां तक बात है, उसका विषय ये सही है कि हमारे पास लोकसभा चुनाव के बाद से विचाराधीन है, चूंकि बीएसपी, एनसीपी, सीपीआई 3 पार्टीज हैं। हम किसी पार्टी का नाम लेना उचित नहीं समझते हैं, लेकिन 3 पार्टीज हैं जिनका मामला मान्यता वाला हमारे स्तर पर आयोग में लंबित है। क्योंकि लोकसभा के बाद कुछ चुनाव और आए हमारे सामने, हरियाणा के, महाराष्ट्र के, और फिर दिल्ली का चुनाव आया, तो उनकी तरफ से भी प्रत्यावेदन आते रहे आयोग के सामने कि हमारा परफॉर्मेंस देखा जाए। और उसके बाद एक और उनका काफी 7-8 पार्टीज का एक प्रत्यावेदन आया जिसमें उन्होंने कुछ अनुरोध किए हैं आयोग से, वो भी अभी आयोग के सामने विचाराधीन है। तो मैं इस समय ये कह सकता हूं कि उनका मामला विचाराधीन है, उस पर उचित निर्णय। लेकिन आप जल्दी फैसला करेंगे, ये तो आश्वासन दे सकते, क्योंकि चुनाव तो हर साल होंगे। प्रतिवेदन अगर बार बार दिया जाता रहे एक से आगे बढ़कर दूसरे चुनाव का, तो इसमें देरी होगी। नहीं, केवल इतना कह सकते हैं कि उनके प्रत्यावेदन पर, उनके पूरे विषय पर हम उचित समय पर एक उचित निस्तारण कर देंगे। सर, आपसे बात जारी रहेगी। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चुनाव आयोग से जुड़े और भारत में चुनाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर नसीम जैदी से।